दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स पण शिकलेले, दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स. व्हॉट आर द टू कॅरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन एंड सेकंड, इट इज अ पीरियोडिक मोशन. सर एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? क्योंकि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते रहता है. सर पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वापस वही पोजीशन पे आता है. ठीक है. फिर अपन ने पढ़ा था 2D और 3D में. 2D में लीनियर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? S. वेलोसिटी को V और एक्सेलरेशन को A. 3D में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? थीटा. वेलोसिटी को ओमेगा और एक्सेलरेशन को अल्फा. समझा क्या? फिर अपन ने उसके फॉर्मूलाज किए थे. समझा क्या? डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करो, क्या मिलेगा? वेलोसिटी. वेलोसिटी को डेरिवेट करो, क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. और नंतर आपण यूसीएम आणि नॉन यूसीएम केलेलं. यूसीएम म्हणजे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. उसका डेफिनेशन क्या है? स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? चेंज. नॉन यूसीएम मतलब स्पीड नॉट कांस्टेंट. ठीक है. और लास्ट में अपन ने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल म्हणजे towards the center, centrifugal म्हणजे away from the center. Centripetal is a real force, centrifugal is a pseudo force. Centripetal का मैग्नीट्यूड माइनस mv स्क्वायर अपॉन r और सेंट्रीफ्यूगल का प्लस mv स्क्वायर अपॉन r. ठीक है. प्रीटी मच क्लियर. नाउ आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. ठीक है. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे जे मी आता शिकवतो आणि ह्याच्या ऑनवर्ड्स जे पण आपण करणार आहेत ना ते फॉर शुअर बोर्ड्स मध्ये येणारे पार्ट्स आहेत. समजलं? डेरिव्हेशन्स आहेत. वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फर्स्ट डेरिव्हेशन ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स मध्ये खूप सारे अत्यंत डेरिव्हेशन्स आहेत. ऑलमोस्ट 70-80 डेरिव्हेशन्स आहेत पूर्ण फिजिक्स मध्ये. ठीक आहे. तर मग त्याच्यासाठी आपल्याला फिजिक्स 1 चे जे पार्ट्स असतील ना ते लागणं खूप गरजेचं आहे. 11th स्टँडर्ड मध्ये लॉज ऑफ मोशन आणि मोशन इन वन प्लेन मध्ये हे तुम्ही थोडाफार शिकला असाल, पण जर नसेल शिकलात तर इकडे लक्ष द्या. हे जे बेसिक्स आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्लीज बोर्डवर लक्ष द्या. ठीक आहे. नाव वी स्टार्ट विथ, हे तुमच्या बुक मध्ये ना आहे पण समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. हातचा लेक्चर खूप इम्पॉर्टंट आहे. फ्री बॉडी डायग्राम. सर फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजे काय असतो? एक्झॅक्टली फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजे काय असतो? तर लक्षात ठेवा, when a body is isolated, when a body is isolated from its surface या point of contact, the forces acting on it are called as free body diagram. Are called as free body diagram. सर एक्झॅक्टली काय लिहिलंय तुम्ही? When a body is isolated from its surface, हा एक सरफेस आहे. ठीक आहे. हा ग्राउंड आहे. ग्राउंड वर काय आहे? हा बॉक्स ठेवलाय. When a body म्हणजे बॉक्स इज आयसोलेटेड. आयसोलेटेड म्हणजे बाजूला काढलाय. कोणाकडनं? फ्रॉम इट्स सरफेस. सरफेस किंवा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे काय? बॉक्स सरफेस वर जोडलाय म्हणजे बॉक्सचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काय आहे? सरफेस. पेन चा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काय आहे? माझा हात. मोबाईलचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काय आहे? माझा पॉकेट. म्हणजे जिकडे आपण जुडलेलो असतो त्याला म्हणतात पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. जेव्हा पण तुमची बॉडी पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट मधून आयसोलेट केली जाते. आयसोलेट हा वर्ड आपण कोविड मध्ये खूप ऐकला असेल. आयसोलेशन वर्ड. आयसोलेशन वर्ड मतलब बाजू में निकालना, बाहर निकालना. जब भी तुम लोग एक पर्टिकुलर बॉडी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बाहर निकालोगे उस पे लगने वाले फोर्सेस को बोलेंगे FBD. बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम. फॉर एग्जाम्पल सबको मालूम है ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी. ठीक है. ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और वो हमेशा किधर आती है? नीचे. ग्रेविटी हमेशा किधर एक्ट करती है? नीचे. तुम लोग कितना भी ऊपर जाओ एक टाइम आएगा तुम लोग किधर आएंगे? नीचे. कुछ भी ऊपर फेंको किधर आएगा? नीचे. सर फिर रॉकेट वॉकेट कैसा ऊपर जाता है?
सैटेलाइट वैटेलाइट कैसा ऊपर जाता है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? जो अपने भाषा में मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन की पावर से ज्यादा और अपोजिट डायरेक्शन में इज एस्केप वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन के पावर के इतना होता या उससे कम होता तो वो किधर आ जाता था, नीचे। तो उससे अपोजिट लगाना है और उससे ज्यादा लगाना है फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? और फिर तुम्हारा डेफिनेशन मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप। आपने रट्टा भाषा नहीं बात करने का, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग बेंच पे बैठे हो, यूजुअली ऐसा देखा जाएगा तो तुम लोग बेंच पे बैठे हो तो बेंच टूटना चाहिए, लेकिन बेंच नहीं टूट रहा है। अभी एक जन को बिठाओ, 50 किलो का है, एक जन को बिठाओ, तुमको मालूम है क्या बेंच भी तुम्हें 50 किलो लगा रहा है। तुम वजन से बैठ रहे हो नीचे, ये अपना डेस्क है, ये अपना डेस्क है, तुम इस पे बैठ रहे हो 50 किलो के, तुम्हारा फोर्स किधर है, नीचे। कितना? 50 किलो का। अरे पागल, तेरे फोर्स की वजह से बेंच टूटना चाहिए, लेकिन बेंच नहीं टूट रहा है। क्यों? क्योंकि बेंच भी उल्टा लगा रहा है 50 किलो, आणि म्हणून तुम्ही दोघं बॅलन्स आहेत आणि म्हणून तुम्ही पद्धतशीर बसू शकताय। तर दुसऱ्याला आणा ना। अरे दुसऱ्याला आणला तर आता किती बेंच लावतोय, 100। तर तुम बेंच ऑटोमॅटिकली चेंज नाहीये, तोच बेंच आहे, तो परत तुम्हाला लावणार 100। तर तिसऱ्याला आणा ना, तिसऱ्याला आणला तुम्ही लावणार 150, बेंच सुद्धा लावणार तुम्हाला 150। नॉन लिव्हिंग थिंग आहे, पण त्याच्या आतमध्ये हा जो पोटेन्शियल आहे ना तो कोणालाच माहिती नाही। आता मी ज्या लोकांनी सायन्स नाही घेतलंय त्या लोकांना सांगितलं तर मला एड्यामध्ये गिनती करतील, सर बेंच कसा 50। अरे भाई, बेंच हा, बेंच तुटणार कधी? बेंच तेव्हा तुटणार जेव्हा वरचा फोर्स जास्त असणार। फॉर एक्झाम्पल बेंचची कॅपॅसिटी, मॅक्झिमम कॅपॅसिटी, बेंचची मॅक्झिमम कॅपॅसिटी आहे 200 किलो। तर जेव्हा तुम्ही 200 किलो वरतून लावणार ना तेव्हा क्रॅकिंग साऊंड येणार, क्रॅकिंग साऊंड। आणि 200च्या वर तुम्ही काय पण लावला ना तर मग बेंच तुटणार। बेंच केव्हा तुटणार? जेव्हा वरचा फोर्स डॉमिनेटिंग असणार, जास्त असणार, तेव्हा तो तुटणार। आता माझा हा हात आहे, ठीक आहे, मी याला मारतोय, आता मी याला मारतोय तर भले ती वॉल नॉन लिव्हिंग थिंग आहे, ती मला परत तेवढंच देते। समजलं का सर? या वॉलचा फोर्स कधी कमी होणार? जेव्हा समजा बुलडोजर आणला मी, बुलडोजर, आणि बुलडोजरनी मारला ना तर तो वॉल आहे ना त्या फोर्सला झेपू नाही शकत, म्हणून तो काय होणार, तुटणार। तर हे सर्व फोर्सेस आपल्याला रियालिटी मध्ये दिसत नाही पण असतात। समजतंय मी काय बोलतोय? तर अशा सर्व फोर्सेसच्या बद्दल आपण फ्री बॉडी डायग्राम मध्ये शिकणार आहोत। ठीक आहे, क्लियर आहे? ओके, सो नाउ ये मास ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, ये मास है, और ये क्या है, सरफेस है। अभी अपने को इसको अलग करना है, अभी इसको अलग करना है, तो सरफेस को निकाल डाला, सरफेस को निकाल डाला तो ये क्या आएगा, एक मास। ठीक है, कभी भी याद रखो, ये मैं 3 पॉइंट्स लिख के दे रहा हूं, बहुत बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, फर्स्ट ये फिक्स्ड है पूरे फिजिक्स के लिए, फिक्स्ड। वेट बोले तो W, और W बोले तो mg। समझा क्या? वेट is always directed, weight is always directed downwards। वेट हमेशा किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड्स। कैसा भी होने दो, किधर का भी होने दो, समझा क्या? सेकेंड, नॉर्मल एन, नॉर्मल फोर्स is always directed perpendicular to the surface। Normal force is always directed perpendicular to the surface in upward direction। Third, tension
is always directed towards the support or center. हे तीन महारथी WNT हे लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे. नाव वेट. सर वेट वर लक्ष द्या. वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. काही नसलं, कोणाकडे काही नसलं तरी वेट नक्की असणार. का? कारण की कुठलीही सबस्टन्स पूर्ण अर्थच्या आतमध्ये हमेशा इन्फ्लुएन्स मध्ये असणार. कोणाच्या? वेट. कुठली पण गोष्ट तुम्ही फेका अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या आतमध्ये, त्याच्यावर काय ऍक्ट होणार? ग्रॅव्हिटी. आणि ग्रॅव्हिटीमुळे काय येणार? वेट. आणि वेटचा डायरेक्शन कधी आहे? डाउनवर्ड्स. तो इस पे पहला फोर्स लगेगा वेट, और वेट किधर रहेगा? नीचे. समझा क्या? नेक्स्ट फोर्स नॉर्मल. नॉर्मल इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन अपवर्ड डायरेक्शन. यूजुअली टीचर्स कैसे बताते हैं? वेट नीचे, नॉर्मल ऊपर. लेकिन मैं वैसा नहीं पढ़ाया हूं. मैंने क्या बोला? वेट नीचे, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस. मेरा सरफेस कैसा था? ऐसा. उससे परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब 90. तर त्याच्यावरून 90 कुठे येणार? वरती. आणि त्याला फोर्स काय येणार? नॉर्मल. तुम्ही जो बेंचवर लावताय तो वेट. बेंच जो तुमच्यावर लावतोय तो नॉर्मल. सिन्स तुमचा वजन आणि बेंचचा वजन इक्वल आहे, वेट इज इक्वल टू नॉर्मल. बेंच तुटत नाही आहे. समजलं मी काय बोललो? तर तिसरा फोर्स टेन्शन. टेन्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सपोर्ट. सर टेन्शन काय असतो? डोक्यावर असतो तो का? नाही. टेन्शन काय असतो सर? तर टेन्शन लक्ष द्या, मी काय लिहून देतो. टेंशन का है, मैं लिखून देता. पे अटेंशन यार. टेंशन मतलब क्या? टेंशन मतलब फोर्स इन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स. फोर्स इन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स. एग्जाम्पल वायर्स में, केबल्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वायर्स, केबल्स, धागा लाइक स्ट्रक्चर्स में जो भी फोर्स रहेगा उसको टेंशन बोलेंगे. इधर टेंशन आएगा क्या? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इसमें धागा ही नहीं है. तो धागे वाला स्ट्रक्चर बताओ ना. ये लो पेंडुलम. ठीक है, पेंडुलम इधर गया, ये देख इधर आया. चलो इस पे फोर्स लगाओ. अभी इस पे फोर्स लगाओ. तो सबसे पहला फोर्स कौन सा आएगा? वेट. और वेट हमेशा किधर रहेगा? नीचे. तो वेट हमेशा किधर रहेगा? डाउनवर्ड्स. नॉर्मल. नॉर्मल किधर रहेगा? रहेगा ही नहीं नॉर्मल. क्यों? सरफेस ही नाही आहे. नॉर्मल मध्ये काय दिलंय? काय असायला पाहिजे? सरफेस. इकडे सरफेस आहे का? नाही. मग नॉर्मल लागणार का? नाही. तर टेन्शन लागणार का? हा, कारण की इकडे काय आहे? स्ट्रिंग आहे. तर टेन्शन सपोर्ट सेंटर कुठे? इकडे. मग टेन्शन कुठे लागणार? समजतंय? कोणाला काय प्रॉब्लेम? पक्का समजतंय? नॉर्मल कुठे लागतो, हे कुठे लागतो. सर तुम्ही त्या टीचर्स लोकांना काहीतरी रॉंग बोलत होते. लक्ष द्या इकडे. हे बघा, आता माझा सरफेस असा आहे. हा माझा सरफेस आहे. हा माझा सरफेस आहे. ठीक आहे, हा माझा सरफेस आहे. ह्याच्यावर लावा फोर्सेस. वेट कुठे लागणार? खालती. वेट कसा पण असून दे खालती लागणार. नॉर्मल किधर लगेगा? नॉर्मल टीचर्स के हिसाब से किधर लगेगा? ऊपर. मेरे हिसाब से किधर लगेगा? परपेंडिकुलर. ये मेरा सरफेस है, इससे 90, ये लगेगा मेरा नॉर्मल. समझा क्या? परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब क्या होता है? मैंने तीनों कड़क एग्जांपल्स बताया है. एम आई प्रीटी मच क्लियर? जिसको ये तीनों समझा वही आगे बढ़ सकता है, वरना प्रॉब्लम है. नहीं समझा मुझे अभी पूछो. टेंशन नहीं रहेगा, धागा ही नहीं है. टेंशन उधर ही दिखेगा जिधर धागा रहेगा. धागा मतलब स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, वायर्स, केबल्स, ब्ला 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 ब्ला. जिधर सरफेस आएगा उधर नॉर्मल आएगा, जिधर टेंशन आएगा उधर स्ट्रिंग आएगा. वेट सार्वजनिक सर्वीकडे असणार. समजलं? कोणाला का प्रॉब्लेम है? ये समझाने के बाद
शायद तक 11th स्टैंडर्ड में तुमको ये भी मालूम रहेगा, 11th स्टैंडर्ड में तुमको ये भी मालूम रहेगा क्या, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मालूम है कि नहीं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मैंने तुमको पढ़ाया था, ठीक है। और न्यू स्टुडंट्स पे अटेन्शन यार, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आता तुम्ही माझ्या स्टाईल मध्ये नसेल शिकलात म्हणून तुम्हाला आय थिंक डाऊट असेल, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स केव्हा करतात आणि का करतात? फॉर एक्झाम्पल जे आडे तेडे फोर्सेस असतील, जे काय असतील आडे तेडे फोर्सेस, बोले तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले फोर्सेस, इनको जब सीधा करना होता है, इनको जब क्या करना होता है, सीधा करना होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तेव्हा आपण काय करतो, रेझोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तेव्हा आपण काय करतो, रेझोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। समजलं मी काय बोललो? क्लियर है? कोणाला काय प्रॉब्लेम? आड़े तेड़े फोर्सेस को जब सीधा करना होता है, आड़े तेड़े फोर्सेस को जब सीधा करना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हा काय असेल टी, तर ह्याचे दोन कंपोनेंट्स येणार, बराबर की नाही, ह्याचे दोन कंपोनेंट्स येणार, एक असा येणार आणि एक असा येणार, तर कुठला कॉस आहे कुठला साइन है? हाँ, अपने लोगों को मालूम है, तो अपन अभी सब लोग अपने बनेंगे। ध्यान रखना ये ट्रिक क्या है, ध्यान रखना ये ट्रिक क्या है, पास पास कॉस और दूर साइन, पास कॉस दूर साइन, ये ट्रिक याद रखने का, पास कॉस दूर साइन। सर म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल हा थीटा असेल, मग हा कंपोनेंट पास मध्ये आहे ना, थीटाच्या पास मध्ये आहे, मग पास कॉस, मग हा काय बनणार, कॉस दूर साइन, ही एक ट्रिक आहे। तर ट्रिक नसेल तर मग तुम्हाला ते रेक्टँग्युलर कंपोनेंट सॉल्व्ह करायला लागणार, एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाय इज इक्वल टू आर साइन थीटा, डाऊन गोज द लाईन, हे आपण 11th मध्ये शिकलोय, पण आता आपल्याला तेवढा टाइम नाही आहे। रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स करून एक कन्सेप्ट होता चैप्टर नंबर 3 मध्ये, रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आधे टीचर्स ऐसा ही पढ़ाते हैं, एक्स एक्सिस में कॉस थीटा, वाई एक्सिस में साइन थीटा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बोलो क्यों, बताता हूं। समझो ये है Q, ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट बनेंगे। अभी समझो थीटा इधर रहेगा, तो ये वाला पास बन गया, तो ये वाला क्या रहेगा, कॉस, तो ये क्या बनेगा, Q कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, Q साइन थीटा। ही आपली खूप ट्रिक आहे, पास कॉस दूर साइन, नाहीतर आपल्याला पूर्ण रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स सॉल्व्ह करायला लागणार, त्याच्यानंतर आपल्याला समजणार कुठला कॉस आहे कुठला साइन आहे। समजलं रेझोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स काय असतं? तरी अजून एक दाखवतो, लक्ष द्या इकडे, ठीक है। ये देखो, अगर ऐसा रहेगा एक, ऐसा रहेगा दो, ऐसा रहेगा तीन, और ऐसा रहेगा चार, ये चार ही फोर्सेस तुमको रहेंगे, समझा क्या? तो इसके कंपोनेंट, सर कंपोनेंट्स म्हणजे दोन पार्ट्स, तुमच्या लेवलला दोन पार्ट्स आहेत, एक एक्स एक्सिस आणि एक वाई एक्सिस। ये आड़े टेढ़े फोर्सेस को सीधा बनाना है, तो ये आड़े टेढ़े फोर्सेस को जब सीधा बनाओगे तब दो ही कंपोनेंट्स में बनाने का। फॉर एग्जांपल ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो इसके कंपोनेंट्स ऐसे ही खुलेंगे, एक दो, इसके कंपोनेंट्स एक दो, इसके कंपोनेंट्स एक दो, इसके कंपोनेंट्स एक दो, समझा क्या? ये चार क्वाड्रेंट्स के चार पार्ट्स मैंने तुमको बताया है, कैसे कंपोनेंट्स खोलते हैं। कंपोनेंट्स को खोलने आना चाहिए और टीटा किधर है वो पहचानने आना चाहिए। अगर टीटा किधर है, कंपोनेंट्स किधर है, ये आए तो ही तुम लोग पास और साइन बता सकते हो, और अगर पास और साइन बताया तो ही डेरिवेशन आगे बढ़ सकते। वेलकम टू फिजिक्स, बहुत डेंजर चीज है ये, दो मैंने चीज बताए हैं, ये बहुत बेसिक्स है आणि हे जाणून घेणं खूप गरजेचं आहे, हे आणि ते पाठचं, ये टेक्स्ट बुक में नहीं समझाया है, एंड आई बेट कोई टीचर नहीं समझाएगा, सीधा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, चॅलेंज आहे। ये बेसिक समझाना बहुत गरी है, फ्री बॉडी डायग्राम से तुमचं नामो निशान पण नसेल टेक्स्ट बुक मध्ये, असा वर्डच नसेल फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, कौन से फोर्सेस किधर लगते हैं वो मैंने बताया है, एंड सेकेंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो 11वीं का टॉपिक था वो मैं तुमको बताया हूँ, ठीक है। क्यों बताया हूँ अभी समझ में आएगा। अभी अपन पढ़ने वाले हैं यूसीएम क्या होता है, पढ़ा सर यूसीएम क्या होता है,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। अब वो काम किधर आएगा, हेलो, अब वो काम किधर आएगा, ऍप्लिकेशन्स ऑफ यूसीएम आपण शिकणार आहे. एक्झॅक्टली यूसीएम कामाला कुठे येणार ते आपण शिकणार आहे. ठीक आहे, ओके. चलो, केस 1, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड. व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड. हॉरिजॉन्टल रोड पे व्हीकल मतलब क्या रे, जो डेली अपन देखते हैं वो. हॉरिजॉन्टल रोड मतलब स्ट्रेट, उस पे क्या आएंगी, व्हीकल. और चलिए, ये मेरा रोड है, ये मेरी व्हीकल है. ठीक है, ठीक है. चलो, इस पे फोर्सेस बनाओ, इस पे फोर्सेस लगाओ. सर्वात पहिला काय येणार, वेट. वेट किधर आएगा, नीचे. अरे वेट किधर आएगा, नीचे. तो सबसे पहला फोर्स वेट. वेट इज इक्वल टू mg, किधर आएगा, नीचे. सेकेंड फोर्स नॉर्मल. नॉर्मल किधर आएगा, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. मतलब ये सरफेस है, ये सरफेस का क्या आएगा, परपेंडिकुलर ऊपर. नॉर्मल बराबर ना. सरफेस असा आहे, सरफेस असा आहे, त्याला 90 डिग्री म्हणजे परपेंडिकुलर. अरे हा की नाही, समजलं काय, झालं. टेन्शन कुठे येणार, नाही येणार, कारण की स्ट्रिंगच नाही आहे. दो फोर्सेस हो गए. अब मैं ऐसा अज्यूम करता हूं, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि मेरी गाड़ी ये डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन में जा रही है. तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में. अरे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में. लेकिन किधर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किधर रहता है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरी गाड़ी है, अगर माझा फ्रिक्शनल फोर्स इकडे आहे तर माझा आपला सॉरी अगर माझा फोर्स इकडे आहे तर माझा फ्रिक्शनल फोर्स कुठे असणार, इकडे खालती. बराबर ना, समजलं ना माझा फ्रिक्शनल फोर्स कुठे असणार. ओके. जेव्हा पण जे आपण फ्रिक्शनल फोर्स का असतो, रेजिस्ट करतो मोशनला. फ्रिक्शनल फोर्स काय करतो, रेजिस्ट करतो मोशनला. जर माझी गाडी पुढे जात असेल तर फ्रिक्शनल फोर्स कुठे लागणार, पाठी, आणि कुठे, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टला. समजलं, क्लियर है. ओके. सो इधर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर, ये वाले पार्ट में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, एफएस. इसको कुछ प्रॉब्लम, चलो हम पे लग जाते हैं. हो गया. नाउ बैलेंसिंग द फोर्सेस, बैलेंसिंग द फोर्सेस. अपवर्ड फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, डाउनवर्ड फोर्स. अरे अपवर्ड फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, डाउनवर्ड फोर्स. तो मैं लिखता हूं N इज इक्वल टू mg. N इज इक्वल टू W, पर W इज इक्वल टू mg. बराबर की नाही. इक्वेशन नंबर 1. N वरती, W खाली, पण W च्या जागी मी काय लिहिलं, mg. कोणाला काय प्रॉब्लेम. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड. लेफ्ट साइडला एफएस आहे, राइट साइडला किधर नहीं पढ़ाओगे ऐसा. ध्यान दो, याद रखो मेरा डायलॉग. जिसका कोई नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. क्या बोला मैं, जिसका कोई नहीं होता है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. बोलोगे तो ही सीखोगे, वरना ऐसे बैठोगे तो जिंदगी में वैसे ही बैठोगे. ध्यान रखना. मी माझ्यासाठी नाही बोलत आहे किंवा मी बालवाडी वाल्यांना नाही शिकवत आहे. ठीक है. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू कायच नाही, राईटला कायच नाही. म्हणून सरांनी काय सांगितलं, जिसका कोई नहीं होता है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब mv² अपॉन r. समजलं. हा डायलॉग लक्षात ठेवा, खूप जागे कामाला येणार आहे. अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड. समजलं, क्लियर है. कोणाला काय प्रॉब्लम. नेक्स्ट, वी नो 11th स्टैंडर्ड से क्या मालूम है सर, एफएस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. अरे हाँ की नाही, एफएस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. ठीक है. तर एफएस, एफएसच्या जागी आपण ते टाकणार. ठीक है. पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट एफएस इन इक्वेशन नंबर 2.
इक्वेशन नंबर 2 काय होतं, एफ एस इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, आणि एफ एस च्या जागी आपण काय लिहिणार आता, म्यू एस एन इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. पण सर सर्वांना माहिती आहे एन इज इक्वल टू एम जी, तर एन इज इक्वल टू एम जी, तर म्यू एस एन च्या जागी काय लिहिणार, एम जी इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. जो कटता है कटने दो, बचता है बचने दो. इकडे एम आणि एम कट, तर वाचलं काय नंतर, म्यू एस जी इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. व्हेकल आहे व्हेकल, हॉरिझॉन्टल रोडवर चालणार आहे, तर त्याला नेहमी काय असणार, स्पीड. म्हणून आपल्याला इकडून काय शोधायचं आहे, स्पीड. म्हणून स्पीड को रख आजू में, बाकी सबको फेक बाजू में. तर आर तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय होणार. therefore v square is equal to mu s r g. सर मला स्क्वेअर नकोय, मला फक्त स्पीड पाहिजे, तर घे ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस. दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ फिजिक्स. व्हेकल ऑन अ हॉरिझॉन्टल रोड, हॉरिझॉन्टल रोड होता, त्याच्यावर आपण एफबीडीज बनवले, फ्री बॉडी डायग्राम, वेट डाउनवर्ड्स, नॉर्मल, परपेंडिक्युलर टू द सरफेस, फ्रिक्शनल फोर्स बाहेर, बॅलन्स केले फोर्सेसला. आपल्याला एक थोडंफार माहिती होतं 11th स्टँडर्ड मधून, वी नो म्यू एस एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ती व्हॅल्यू पुट केली, थोडंफार मॅथ सॉल्व्ह केलं आणि आपल्याला आन्सर आलं, व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी. कोणाला काय प्रॉब्लेम, समजलं डेरिवेशन. केस 1 हॉरिझॉन्टल रोड. केस 2 व्हेकल ऑन अ वर्टिकल रोड. व्हेकल ऑन अ वर्टिकल रोड. हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल मध्ये फरक समजतो ना. हॉरिझॉन्टल म्हणजे असं, वर्टिकल म्हणजे असं. तुमच्या बुक मध्ये व्हेकल ऑन अ वर्टिकल रोडला मौत का कुआ दिलंय, डेथ ऑफ स्पीयर. मौत का कुआ, डेथ ऑफ स्पीयर. समजला की स्पीयर ऑफ डेथ, हा वेल ऑफ डेथ बोललाय, ठीक आहे. स्पीयर ऑफ डेथ पण त्याला बोलतात, डेथ ऑफ स्पीयर नाही, स्पीयर ऑफ डेथ, ठीक आहे. क्या वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआ, वेल ऑफ डेथ. हे आपल्याला युजली वेल ऑफ डेथ कुठे दिसतं, सर्कस मध्ये, बरोबर. जे पिक्चर्स आपण बघतो त्यांच्यामध्ये जे सर्कस असतात, समजलं ना, ते गोल 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 गाड्याने फिरतात, त्याला काय म्हणतात, मौत का कुआ. तर तो थोडाफार दिसतो कसा, दाखवणार का आम्हाला, हा लक्ष द्या इकडे. बरोबर. समजा माझी गाडी इकडे आहे, या पॉइंटला, या पार्टिकलला माझी गाडी आहे, तर तो असा मोशन परफॉर्म करणार, बरोबर. चला त्याच्यावर फोर्सेस काढा, त्याच्यावर फोर्सेस काढा. सर्वात पहिला कुठला फोर्स येणार, वेट. वेट किती येणार, वेट कुठे येणार, डाऊन. वेट इज इक्वल टू एम जी, तर डायरेक्ट एम जीच लिहून टाकलं. नेक्स्ट, नॉर्मल कुठे येणार, नॉर्मल किधर आएगा, बोलो डायरेक्शन, मेरे को इंग्लिश में बताओ. परपेंडिकुलर ऊपर नहीं आएगा, वेरी गुड. ये मेरा सरफेस है, तो सरफेस से किधर आएगा, परपेंडिकुलर, म्हणजे नॉर्मल इकडे येणार. खूप जण लटकतात इकडे. पब्लिक बोलते वेट खालती, नॉर्मल वरती. नाही, वेट नेहमी खालती येणार, पण आपला सरफेस तो अशी, गाडी अशी अशी फिरणार आहे, अशी अशी, तर गाडीला इकडे पकड, इकडे. इकडून सरफेस असा आहे, तर सरफेस पासून नॉर्मल कुठे येणार, आउटवर्ड, बाहेर. समजतंय. फोर्सेस आले तर बॅलन्स होणार, बॅलन्स झालं तर डेरिवेशन येणार. नाहीतर ज्या लोकांना फोर्सेस नाही समजत आहेत, तुम्ही रट्टा मारणार, रट्टा मारणार, तुमचं नुकसान होणार 101%. अभी तुम लोग खुद को बोल रहे हो, चल चल नाही समजत है, स्टार्टिंगचे डेरिवेशन आहे, नंतर तुम्हीच लोक रडणार आहे. लिहून घ्या. नहीं समझ में आ रहा, अभीश पूछो. वेट किधर आएगा, डाउनवर्ड्स. नॉर्मल किधर आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. मेरा सरफेस ऐसा है, तो डायरेक्शन किधर आएगा, टेंशन किधर आएगा, नहीं आएगा. फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये. फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, क्यों,
मैं क्या बोलता हूँ, वेरी गुड, अगर एक्सप्लेनेशन मेरे साथ है तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उसने बराबर से गाड़ी नहीं चलाया तो उसका गाड़ी किधर गिरेगा, नीचे, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स किधर रहेगा, म्हणून फ्रिक्शनल फोर्स कुठे असणार, वरती. समजलं काय, फ्रिक्शनल फोर्स कुठे असणार, वरती. कारण की जर फ्रिक्शन नसेल तर गाडी कुठे पडणार, खालती. समझलं, क्लियर है, तीनों फोर्सेस को समझा. चलो वापिस अपने काम पे लग जाओ. बैलेंसिंग द फोर्सेस, बैलेंसिंग द फोर्सेस, चलो बैलेंस करो, बोलो. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो एफ एस इज इक्वल टू एम जी. लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स. लेफ्ट में है, राइट में कोई नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. तर एम बी स्क्वेअर अपॉन आर. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सजले. चलो नेक्स्ट क्या करोगे, वी नो क्या आएगा, क्या मालूम है अपने को, वी नो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. ठीक है, अब क्या करोगे, एफ एस इज इक्वल टू, पुट इन इक्वेशन 1, बराबर, पुट एफ एस इन 1. 1 क्या है, एफ एस इज इक्वल टू एम जी. एफ एस की जगह क्या आएगा, म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम जी. पर म्यू एस और एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो एन की जगह क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी. जो कट्टा है कटने दो, बचता है बचने दो. एम आणि एम कट, वाचणार काय, म्यू एस व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इज इक्वल टू जी. आणि आपल्याला नेहमी काय पाहिजे, व्हेइकल आहे तर काय पाहिजे, वेलॉसिटी. तर काय ना, देअरफॉर व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस. व्ही स्क्वेअर पाहिजे का, काय पाहिजे, व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी. बोलोगे तो ही सीखोगे भाई लोग, वरना नहीं. ये दोनों में फर्क क्या है रे, आर जी मल्टीप्लाइड बाय म्यू एस, आर जी डिवाइड बाय यू एस. मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल में स्पीड मैक्सिमम रहेगा कि वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में. किधर रहेगा, हॉरिजॉन्टल में. इसके लिए मैं ये फॉर्मूला को वी मैक्स लिखता हूं. क्या लिखता हूं, वी मैक्स. और इसको क्या लिखता हूं, वी मिनिमम. समजलं, कोणाला काय प्रॉब्लेम, चलो कॉपी करो प्लीज. अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू स्टार्ट ऑन, बैंकिंग ऑफ रोड्स. ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स मतलब सर रोड्स को बैंक, बैंक मतलब पैसे वाला, क्या तो नहीं, इंग्लिश में उसका एक दूसरा मीनिंग, बैंकिंग ऑफ रोड्स मतलब रोड्स को उठाना, रोड्स को उठाना. जो अपने नॉर्मल इन रोड्स रहेंगे ना, उनको एक थोड़े एंगल पे उठाएंगे, उनको बोलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स. रोड्स आर सेड टू बी बैंक्ड, मतलब रोड्स को एट एन इंक्लिनेशन उठाते हैं. ठीक है, अभी मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं प्लीज ध्यान देना, ये भी बहुत बड़ा और सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन है. ये नहीं तुमको समझेगा बाकी लोग से, ध्यान देना. यहाँ पे ये नॉर्मल रोड है. अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, उससे पहला ये गाड़ी रहती है, गाड़ी, गाड़ी के नीचे जाके देखो, गाड़ी के नीचे जाके देखो, 4 अपने पहिए रहेंगे, बराबर. वो 4 पहिए कुछ ऐसे दिखते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये एक ऐसा, ये एक ऐसा, बराबर की नहीं. ये चीज को क्या बोलते हैं, एक्सेल. ये चीज को क्या बोलते हैं, एक्सेल. ये एक्सेल रबर का बना होता है, बराबर. ताफा दूंगा, ये एक्सेल किससे बना होता है, स्टील का बना हुआ. हार्ड रहता है, रिजिड रहता है, रिजिड रहता है, क्या रहता है, रिजिड रहता है, एकदम कड़क रहता है, कड़क. अपना गाड़ी टर्न मारता है तो एक्सेल भी टर्न मारता है, पर वो ऐसा स्ट्रेट ही टर्न मारेगा, ऐसा टर्न नहीं मारेगा. अपना ये स्ट्रेट रोड है, जब तक स्ट्रेट रोड है ना तब तक कोई लोड नहीं है. जब तक स्ट्रेट रोड है तब तक गाड़ी का कोई लोड नहीं है, गाड़ी अपना स्ट्रेट ही जाएगा. समझा क्या, गाड़ी अपना स्ट्रेट ही जाएगा. सर प्रॉब्लम किधर आता है फिर, प्रॉब्लम इधर आएगा.
स्ट्रेट रोड है, फिर स्ट्रेट रोड से टर्न है, स्ट्रेट रोड से क्या है, टर्न है, टर्न लेना है मेरे गाड़ी को। ध्यान दो, जब तक रोड स्ट्रेट है तब तक चीजें ठीक थी, ओके। अब यही गाड़ी ऐसी 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 टर्न मारते जाएगी, अभी यही गाड़ी ऐसी ऐसी टर्न मारते जाएगी तो क्या होएगा, ये कुछ ऐसा हो जाए, किसको मंजूर नहीं है, उन लोगों के लिए। लक्ष द्या, हा माझा रोड आहे, हा माझा रोड आहे, हा बघ, हा माझा रोड आहे आणि ऍक्च्युअल टर्निंग अशी व्हायला पाहिजे, ही ऍक्च्युअल टर्निंग माझ्या गाडीच्या हिसाबाने अशी व्हायला पाहिजे। मेरे गाड़ी के हिसाब से ब्लू ट्रैक चाहिए था मुझे, लेकिन एक्चुअल ट्रैक कौन सा है, व्हाइट। अभी मैं मेरे गाड़ी के हिसाब से रोड को तो शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरा ट्रैक ब्लू हिच रहेगा, अपना मेरा ट्रैक व्हाइट हिच रहेगा, तो क्या होएगा, ये जो मेरा गाड़ी है ना, गाड़ी वो डिरेल हो जाएगा, मतलब रोड से नीचे डायरेक्ट खाई में। समझ में आ रहा है चीज है, हे तुम्हाला बाकी कोण नाही, मी स्वतःच हे नाही दाखवत आहे, पण सांगतो हे तुम्हाला या पर्स्पेक्टिव्हनी कोण नाही शिकवणार, कुठल्या पर्स्पेक्टिव्हनी शिकवणार ते थोड़ा हे समझा। स्ट्रेट रोड है तब तक ठीक है, स्ट्रेट रोड है तब तक ठीक है सर। अब टर्निंग है ना, टर्निंग, तो टर्निंग पे मजा कब आता था मालूम है क्या, जब अपना एक्सेल रबर का होता था, मतलब रोड के साथ साथ रहा ये भी घूम रहा है एक्सेल, पर ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि अपना नीचे का जो एक्सेल है वो रिजिड रहता है, स्टील का बना रहता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ना पॉसिबल ही नहीं है, ये कर्व जो उन लोग बता रहे हैं ना, ये कर्व जो उन लोग बता रहे हैं ना, ये कर्व वो पॉसिबल ही नहीं, रोड के हिसाब से मेरा वो टर्न ले ही नहीं सकता, तो प्रॉब्लम इधर आ जाएगा। समझा क्या, तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान दो, ये व्हाइट है ना, व्हाइट वाला, व्हाइट को ध्यान दो, व्हाइट को ध्यान दो, ये व्हाइट को मैं दबाता हूं, ये व्हाइट को दबाया और ये व्हाइट को ऊपर लिया, ताकि अरे ये व्हाइट को दबाया और ये व्हाइट को ऊपर, मतलब रोड ऐसा था, इसको ऐसा किया, ऐसा। इंग्लिश मध्ये द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग इट्स आउटर एज ओव्हर इनर एज इज कॉल्ड एज बँकिंग ऑफ रोड्स। समजलं मी काय बोललो, तर काय बोललात सर, लिहून द्या ना, लक्ष द्या। द प्रोसेस ऑफ raising its outer edge over its inner edge is called as banking of roads, is called as banking of roads. The angle with which the road is inclined is called as banking angle, या एंगल ऑफ बैंकिंग, दोनों में से एक, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। समजलं हे काय होतं है, प्रोसेस ऑफ रेजिंग, हा तुमचा इनर एज आहे तो दाबला जाणार आणि आउटर एज असा वाकडा करणार, म्हणजे वरती घेणार, त्याला काय बोलणार, म्हणजे असा नॉर्मल रोड असा पाहिजे होता, नॉर्मल रोड असा पाहिजे होता बघा, असा आणि असा, पण मी काय करतो, असाला थोडा असा करतो, असा करतो, समजलं, हे समजतंय, रोड असा पाहिजे होता, असा फ्लॅट पाहिजे होता, फ्लॅट, पण माझा रोड थोडा असा आहे, समजलं का, हे कुठे दिसतं, घाट सिस्टम मध्ये। दोन रीजन आहेत, दोन रीजन, ऍक्सिडेंट्स फिजिक्सच्या द्वारे अवॉइड करण्यासाठी, घाट सिस्टम में बैंकिंग ऑफ रोड्स रहता है, क्यों, फिजिक्स के बतौर एक्सीडेंट अवॉइड करने, एंड सेकंड एनवायरमेंट के बतौर ड्रेनेज सिस्टम के लिए, क्योंकि ऐसा जब रहेगा तो सारा पानी किधर आएगा, नीचे। घाट सिस्टम में गटर्स नहीं रहते हैं, समझा क्या, जो हिल से पानी आता है वही नीचे आता है, समझा क्या, तो ये उसके लिए भी रहता है,
अपना नॉर्मल रोड अभी तुम लोग को नहीं, सिंस मैंने वो 4 साल वही पढ़ा, इसके लिए अपना जो नॉर्मल रोड रहता है वो तुम लोग को स्ट्रेट दिखता है, और वो कभी स्ट्रेट नहीं रहता है, उसको भी ऐसा ही बनाए. कभी रोड बनते टाइम देखो असाच रोड असणार, तो असा असणार आणि असा असणार. हा तुमचा रोड असतो, हा तुमचा रोड असतो. एवढा अँगल थोडासा कमी असतो पण हा रोड असतो. का? कारण की इकडे पाऊस पडला ना तर मग तो इकडे जाणार आणि इकडे जाणार, आणि म्हणून तुमचे साईडलाच गटार असतात, मध्ये गटार. और फिर सबका लाइन एक ही इससे जुड़ा रहता है, सबका लाइन एक ही इससे जुड़ा रहता है. समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? अभी बाकी टीचर्स क्या पढ़ाएंगे वो बताता हूँ. बाकी टीचर सीधा सीधा ये पढ़ाएंगे. क्या सर बताओ ना. ये है मेरा हॉरिजॉन्टल रोड, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल रोड. हॉरिजॉन्टल रोड को एक थोड़े एंगल पे उठाओ और फिर तुम्हारा ये वो रोड बन गया. ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ये हॉरिजॉन्टल रोड को एक स्पेसिफिक एंगल पे उठाओ, तो अब ये तुम्हारा रोड नहीं बन गया. कौन सा बन गया तुम्हारा ओरिजिनल रोड? ये वाला तुम्हारा ओरिजिनल रोड बन गया. अभी ये वाला तुम्हारा ओरिजिनल रोड बन गया. समझ में आ रहा है क्या? और कितने एंगल से उठाओगे इज कॉल्ड एज बैंकिंग एंगल, या एंगल ऑफ बैंकिंग बोलो, या उसको क्या बोलो? एंगल ऑफ बैंकिंग. उसको क्या बोलो? एंगल ऑफ बैंकिंग. क्या बोलो उसको? एंगल ऑफ बैंकिंग. समझा क्या? ये तुम्हारा बन गया एक्चुअल रोड, ये तुम्हारा बन गया एक्चुअल रोड, ये तुम्हारा बन गया इनिशियल रोड. इनिशियल रोड मतलब पहले का रोड. वापिस सेम डेफिनेशन चिपकाते हैं इन लोग. इनर एज ये है, इनर एज ये है, सॉरी इनर एज ये है, आउटर एज ये है. आउटर एज को क्या किया? उठाया. उसी को क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड्स. और जो एंगल से उठाओगे उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ बैंकिंग. मानोगे नहीं, टेक्स्ट बुक में भी यही है. बट एक्चुअल वो आया किधर से, ये कन्सेप्ट समझा क्या? क्लियर है? कोणाला काय प्रॉब्लेम? बँकिंग काय असतं आणि अँगल ऑफ बँकिंग काय असतं समजलं? हे आहे, हा डेफिनेशन तुमच्या बुक मध्ये पण नाही है. ये डेफिनेशन है बैंकिंग ऑफ रोड्स का, और ये एंगल है. समझ में आ रहा है कैसा क्या है? ओके नेक्स्ट, पे अटेंशन हियर. नाउ ये और ये तुम्हारा गाड़ी है. चलो इस पे फोर्सेस बनाओ, इस पे फोर्सेस बनाओ. वेट किधर आएगा? नीचे. दैट इज mg. कैसा भी रहने दो, वेट किधर आएगा? नीचे. नॉर्मल किधर आएगा? समजलं का? कारण की हा माझा सरफेस आहे, हा माझा सरफेस आहे, तर हे नॉर्मल कुठे येणार? इकडे. आता मर्ज करा, आता मर्ज करा गोष्टींना. समजलं? वेट इज ऑलवेज ऍक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल इज परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस शिकवलंय ना. mg को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रेट फोर्स है. n को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना? करना पड़ेगा क्योंकि n क्या है? टेढ़ा. अरे n क्या है? टेढ़ा. तो n को करो. कंपोनेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कैसा आएगा? एक ऊपर और एक बाजू में. अरे हाँ की नाही? काय शिकवतोय समजा. mg कुठे आला? खालती. नॉर्मल कुठे आला? परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. समजलं? पण आता आपण प्रोफेशनल लेवलवर ते नॉर्मल हॉरिझॉन्टल रोड, वर्टिकल रोड नॉर्मल होते. आता इकडे आपल्या अँगल्स बदलतायत. समजलं का? तर म्हणून आपल्याला इकडे शिकायला लागणार. आता एन अपना चेंज हो रहा है, तो इसके लिए तो मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? आड़े टेढ़े फोर्सेस को क्या करना? सीधा करना. समझा क्या? mg का तो बात ही नहीं है, mg तो नीचे ही है. n टेढ़ा था, n को कंपोनेंट्स दे दिए. सर अब कॉस कौन सा है, साइन कौन सा है? इसके लिए आपकी टिक. पास कॉस, दूर साइन. लेकिन जैसे इसने पूछा था सर टीटा किधर है, टीटा के बतौर अपने को करना पड़ेगा. तो टीटा को देखो कैसा शिफ्ट करता हुआ. भी ध्यान दो यहाँ पे. अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड्स के हिसाब से टीटा किधर है मुझे बताओ. बैंकिंग ऑफ रोड्स के हिसाब से टीटा ये है, बैंकिंग ऑफ रोड्स के से टीटा ये है. अभी इधर आओ, ध्यान दो, पहला ही बता रहा हूं, एक ही बार बताऊंगा, ज्यादा बार नहीं. ये पॉइंट पकड़ो, ये पॉइंट पकड़ो. इधर से mg किधर आया है? नीचे. इसका तो कुछ गरज ही नहीं, तो इसको भगा देते. चल निकाल. हाँ चल, अपने को गरज किसका है उसकी बात करते हैं.
ये क्या है n, ये क्या है 1 और ये क्या है 1 बराबर चल रहे, ये क्या है थीटा बराबर बाय ऑल्टरनेट एंगल z, ये भी क्या बन गया थीटा बराबर, ये थीटा है तो अब ऑल्टरनेट एंगल ये भी क्या बन गया थीटा, ये पूरा 90 है, ये थीटा है तो ये क्या बन गया 90 माइनस थीटा, क्या बन गया 90 माइनस थीटा। पर अपने को ये नहीं चाहिए, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना बन गया। तर काय करताय ते 90 फाइंटी, लक्ष द्या इकडे, नॉर्मल असतो, हा पूर्ण काय 90, हा पूर्ण काय आहे 90, हा 30 आहे तर हा किती, हे मग हेच झालं ना 90 मायनस 30, समजलं की नाही। तर मी तेच सांगतो तुम्हाला, वापस ध्यान दो प्लीज, वापस ध्यान दो, यहाँ पे देखो ये ऐसा है, अभी ये लेक्चर इधर से ध्यान दो, ये देखो ये क्या हुआ n, ये एक ऊपर ये एक ऊपर बराबर, ध्यान दो, मैं लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, देखो ये कितना है 30, ये कितना है 30, 30 को अपन थीटा पकड़ेंगे, 30 को क्या पकड़ेंगे थीटा, ये 30 है तो भाई अल्टरनेट एंगल ये भी कितना हुआ 30, अभी ये पूरा 90 है, ये पूरा ना ये 30 है तो ये कितना हुआ 60, 90 माइनस 30 मतलब कितना हुआ 60, अभी ये पूरा येलो वाला 90 है, ये 60 है तो ये कितना हुआ, समझा क्या, दिस इज हाउ थीटा गॉट ट्रांसफर्ड, दिस इज हाउ थीटा गॉट ट्रांसफर्ड, तो ये थीटा है, ये भी क्या बन गया थीटा, जिसको नहीं समझा सीधा लर्न करो, ऊपर वाला क्या है थीटा, कोई तुमको पूछने नहीं वाला है शिफ्ट कैसा हुआ, कोई तुमको पूछने नहीं वाला है कैसे आया, याद करने का सीधा, जिसको नहीं समझा अभी भी तो याद करो, पर मेरे को ऐसा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता इसके लिए मैंने तुमको पढ़ाया ऐसा, समझा क्या, थीटा कैसा शिफ्ट हुआ, समझा ना। अभी ये पास में है तो कॉस, तो ये एन है तो ये क्या आएगा एन कॉस थीटा, आणि हा काय येणार एन साइन थीटा, समजलं, यस। इसके लिए वहां पे आएगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल रोड में और वर्टिकल रोड में टीटा है ही नहीं, टीटा है ही नहीं, तो अपने इसके लिए तो उधर फोर्सेस भी टेढ़े नहीं है, सीधे ही फोर्सेस है। गुड क्वेश्चन, लेकिन गुड आंसर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने सही सवाल पूछा तो मला काय बोलतोय सर हॉरिझॉन्टल रोड वर टीटा नाही आहे, हे घे त्याचा आन्सर, इकडे काय येणार एम जी, इकडे काय येणार एन, इकडे काय येणार एफ एस, अरे भावा टीटा नाही है, अग्रीड टीटा नहीं है, पर मेरे फोर्सेस किधर टेढ़े है, क्वेश्चन एकदम उच्च कोटि का है। लेकिन अभी ये देखो ना, ये अपना व्हीकल इधर से अपना वर्टिकल रोड, इकडे काय येणार एम जी, इकडे काय येणार नॉर्मल, इकडे काय येणार एफ, आंसर डबल, समझा क्या। ये दोनों केसेस में टीटा की गरज ही नहीं है, क्योंकि सारे फोर्सेस मेरे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब सीधे साधे है, तो उनको क्यों मैं और टेढ़ा करूं, टेढ़े को सीधा करेगा उसको टीटा चाहिए, इधर मेरे सारे फोर्सेस क्या है सीधे है, तो फिर गरज ही नहीं आएगा, ये समझा क्या। ओके नेक्स्ट, चल नेक्स्ट, अभी अपना काम बैलेंसिंग द फोर्सेस स्टार्ट करो, बैलेंसिंग द फोर्सेस, चलो बैलेंस करो रे, वेरी गुड, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या आएगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, नेक्स्ट एन साइन थीटा, जिसका कोई नहीं होता है उसका, देखो डायलॉग कितनी पावरफुल चीज है, कितने बार हर चीज में काम आ रहा है, जिसका कोई नहीं होता है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो यह आ गया। अभी डिवाइडिंग 2/1 क्या आएगा, डिवाइडिंग 2/1 ठोको, क्या आएगा एन साइन थीटा, क्या आएगा एन साइन थीटा अपॉन 2/1, इकडे काय आहे ना
n cos theta is equal to mv square upon r upon mg. जो कटता है कटने दो, बचता है बचने दो. एम एम कट, एन एन कट, काय येणार? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टॅन थीटा इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन, भाई या आर ला मी खालती मल्टिप्लाय करतोय तर काय येणार? आर जी. सर ही पण गाडी आहे, गाडीची आपल्याला काय पाहिजे? वी चाहिए, वी को रख आजू में, बाकी सबको फेक बाजू में. सर वी स्क्वेअर पाहिजे का? तर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन. ये फॉर्मूला पढ़ा रहेगा. मोस्ट सेफेस्ट स्पीड, ये स्पीड पे गाड़ी चलाओ, खुद जान जाओ. मतलब जो भी ये 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर स्पीड रहती है किधर? रोड्स पे, वो इसके बेसिस पे जज की जाती है द मोस्ट सेफ स्पीड. आता हे तुम्हाला कोण फिजिक्स वाला सांगणार पण नाही, पण मी तुम्हाला अजून एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देतो. समजलं? जेव्हा रोड्स बनले जातात ना तेव्हा एक बायोचा टर्म असतो, रेस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाई. हात लावल्या लावला आपण किती फास्ट रिॲक्ट करतो. एक नॉर्मल माणूस असतो ना, नॉर्मल माणूस तो 0.3 सेकंडच्या आसपास रिॲक्ट करतो. आणि एक बेवडा असतो ना, बेवडा तो 0.6 सेकंड्स घेतो रिॲक्ट करायला. क्योंकि गाड़ी तो दोनों में से एक ही जन चलाएगा, बराबर. अंधा तो गाड़ी चला नहीं सकता, बराबर है क्या? तो ये सबका एवरेज लिया जाता है और वो एवरेज को कॅल्क्युलेट करके, फॉर एक्झाम्पल टर्निंग असेल ना, टर्निंग, तर मी माणसाला बघितला ब्रेक मारला की माझी गाडी कितव्या इन्स्टन्सला थांबेल स्किट होऊन. आता मी ब्रेक मारला तर अचानक तिकडच्या तिकडेच नाही थांबणार ना गाडी, थोड़ा तरी पुढे जाएल. तो वो पहुंचने तक, वो आदमी तक मैं पहुंच रहा हूं कि नहीं, वो आदमी सेफ है कि नहीं, ये सारा कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस पे वो स्पीड निकाला जाता है. सिविल इंजीनियरिंग इज नॉट दैट इजी. हाईवे पे स्पीड हमेशा ज्यादा क्यों रहता है? टर्न्स ही नहीं रहते हैं और कोई भी आने जाने का, क्रॉसिंग का चांस ही नहीं है. एक पदरी असतं, वन लेन असतं, 3 आने को 3 जाने को, 5 आने को 5 जाने को. इसके लिए उधर स्पीड, उधर तू स्लो चलेगा तो तेरे को आके कोई ठोकेगा. समजला काय फरक काय असतं? स्पीड ब्रेकर्स असं पण माझं मन आलं म्हणून स्पीड ब्रेकर नाही. जिकडे पण तुमचे एंट्रीज असणार, स्कूलचे, बिल्डिंगचे वगैरह वगैरह वगैरह, जिधर भी 5 से 7, 5 to 7 जन से ज्यादा का क्रॉसिंग होता है, उधर स्पीड ब्रेकर लगाने को अलाउड है. झुंड में 5 से 7 जन से अगर तुम लोग का क्रॉसिंग रोज डेली बेसिस पे हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, रास्ते का क्रॉसिंग हो रहा है, तुम्ही बिल्डिंगच्या ह्याच्यामधून गेट मधून निघाला, गाडी येऊ शकते, तुमचा हक्क आहे तिकडे स्पीड ब्रेकर लावायला. स्पीड ब्रेकर में नाम में उसका काम है, स्पीड को ब्रेक करेगा. स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी उड़ जाएगा गाड़ी, तो बाय डिफॉल्ट वो गाड़ी क्या करेगा? रुक जाएगा, डम करेगा और फिर आएगा. समझता है कभी क्या बोलता है? तो ये सारे रीजंस है जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट सेफेस्ट स्पीड का फॉर्मूला मिल गया. इसमें से बैंकिंग ऑफ एंगल भी निकालूंगा मैं. बैंकिंग ऑफ एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा. थीटा चाहिए, ये देखना इधर से मिल रहा है. मैं क्या बोलूंगा? वी हैव, क्या है अपने पास? tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी. क्या चाहिए? थीटा. थीटा को रख आजू में, बाकी सबको फेक बाजू में. tan इधर मल्टीप्लाई, इधर आके tan इनवर्स डिवाइड नहीं होगा. पब्लिक डेंजर है सर. tan मल्टीप्लाई इकडे येऊन डिवाइड नाही रे. tan ट्रिग्नोमेट्री आहे, तर tan इकडे, तर इकडे येऊन काय येणार? tan इनवर्स. आणि इकडे काय येणार? आणि हा झाला तुमचा बँकिंग अँगल. हा तुमचा फॉर्म्युला कसला झाला? कोणाला काय प्रॉब्लेम? पक्का? ओके. नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. लास्ट डेरिवेशन ऑफ द डे, लेकिन बहुत तगड़ा है. फर्स्ट डेरिवेशन क्या था? हॉरिजॉन्टल रोड. सेकंड डेरिवेशन वर्टिकल रोड. केस 3 banked रोड.
केस 3 बैंक्ड रोड, एंगल ऑफ बैंकिंग, उसमें भी अपर स्पीड लिमिट, ध्यान देना मैं पहिला ही बात कर रहा हूं, इसमें दो रहता है, अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट. हे ज्याला समजलं त्याला सर्व समजलं का सर? कारण की हे इम्पॉर्टंट आहे, बोर्ड्स मध्ये 3 ते 4 मार्काला विचारलं जातं, एवढं इम्पॉर्टंट है. अगर कुछ इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वाले पार्ट में तो ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बैंक रोड अपर स्पीड लिमिट, प्लीज ध्यान देना. देखो बराबर, ये अपना रोड है तो ये क्या बन जाएगा, थीटा. ये अपनी गाड़ी है बराबर. चलो निकालो फटाफट फोर्सेस निकालो. सबसे पहला क्या आएगा, एम जी, किसी को कुछ प्रॉब्लम? फिर क्या आएगा, एन, टेंशन आएगा. अच्छा पहले एन को खोल देते हैं, एन को खोलो रे, एन को खोलो. एन को कैसा आएगा, एक ऊपर एक नीचे, बाय एक्स वाई जेड, इधर क्या आ गया, थीटा बराबर. कैसा है सबको मालूम है, ये पास है तो ये एन कॉस थीटा एन साइन थीटा. अभी ध्यान दो, ध्यान दे रहे. अपर स्पीड लिमिट में फ्रिक्शन नीचे, अपर स्पीड लिमिट में फ्रिक्शनल फोर्स नीचे, लोअर स्पीड लिमिट में फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर. अभी फिलहाल अपन क्या पढ़ रहा है, अपर स्पीड लिमिट, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा बराबर. ये देखिए क्या है, एफ एस, ये क्या है, एफ एस. एफ एस भी खुलेगा ना, एफ एस भी खुलेगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो कैसा खुलेगा, एक इधर बराबर की नहीं. एफ एस के लिए बता रहा हूँ, एफ एस के लिए बता रहा हूँ, ध्यान देना. एफ एस का बहुत इजी है. एफ एस किधर खुला, एफ एस किधर खुला, नीचे बराबर. एक इकडे आला आणि एक इकडे आलं. अरे हा की नाही, हा काय आहे, टीटा बराबर ना. हा आपला ओरिजिनल टीटा आहे बाय, ऑल्टरनेट अँगल हा पण काय झाला, म्हणजे एफ एस साठी हा काय झाला, मग हा पास झाला तर मग हा काय येणार, एफ एस कॉस थीटा, आणि हा काय येणार, एफ एस साइन थीटा. कोणाला काय प्रॉब्लेम, हा पण थीटा दाखवला, हा पण थीटा दाखवला. यस. अपर स्पीड लिमिट, स्पीड के हिसाब से बात कर रहा हूं, अपर स्पीड लिमिट के हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, नीचे. लोअर स्पीड लिमिट में फ्रिक्शनल फोर्स किधर जाएगा, ऊपर. फ्रिक्शन और स्पीड के बेसिस पे बात कर रहा हूं. हे समजलं, कोणाला काय प्रॉब्लेम? चला आपल्या कामाला लागा. बैलेंसिंग द फोर्सेस, अभी क्या आएगा, बैलेंसिंग द फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो बताओ, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये भूल गया क्या, इंटू कशाला, एड एड एड. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. वरती कोण कोण आहे, एन कॉस थीटा, खालती कोण कोण आहे, एम जी प्लस एफ एस साइन. अरे ऍड करणार ना दोन्ही खालती. लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स. लेफ्टला कोण कोण आहे, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू, जिसका कोई नहीं होता है उसका सेंट्रीफ्यूज. परत डायलॉग कामाला आला, हे समजलं. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, थोड़ा सेटिंग लगाते हैं, थीटा को एक साइड में बाकी सबको एक साइड में. तो ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस, इकडे आल्यावर मायनस, तर इकडे काय येणार, माइनस एफ एस साइन थीटा अपॉन, नीचे क्या आएगा, एन साइन थीटा, उप्स 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 सॉरी, हाँ इधर क्या आएगा, इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1 बराबर की नहीं. इधर क्या रख रहा है, इसको वैसा ही लिखता हूं. ये क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाय, सॉरी इक्वेशन नंबर 2. किसको कुछ प्रॉब्लम,
मैंने क्या किया, थीटा को एक साइड में, बाकी सबको दूसरे साइड में डाल दिया, बराबर। चलो कुछ भी करो, डिवाइडिंग 1/2 2/1 कुछ भी चलेगा। मैं करता हूं डिवाइडिंग 2/1, लिखो n sin थीटा प्लस fs cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। कौन लगा प्रॉब्लम? जो कटता है कटने दो, बचता है बचने दो। m कट तर काय येणार, n sin थीटा प्लस fs cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू, वेरी गुड। मालूम है अपने को अभी अभी ये स्टुपिडिटी लगता है, मुझे भी एक टाइम पे लगता था, क्या टीचर के पीछे क्या बड़बड़ाने का, वो बड़बड़ता है अपन भी बड़, but you know it is a psychological effect when you say something, it reflects your brain, क्योंकि तुम लोग जो बोलते हो वो तुम्हारे कानों में गूंजता है और कानों में गूंजने के बाद वो ब्रेन पे जाता है। म्हणून जेव्हा आपल्याला काय नसतं माहिती, कुठे लहानपणा, जेव्हा आपण बालवाडीत सिनियर केजी ज्युनियर केजी मध्ये जातो, आपल्याला टीचर अभ्यास कसं करायला शिकवते, दिस इज ओनली द वे कि वो बोलती है और अपन क्या करते हैं उसके पीछे, वो ए बोलेंगे अपन ए बोलते हैं, वो बी बोलेंगे अपन बी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज द एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दिस। कभी कभी लगता है अरे हमें 12वीत घेतलंय, सायन्स घेतलंय, इसके पीछे क्या बोलने का, लेकिन ये तभी सीखोगे, समझ में आ रहा है। चलो ये एम एम कट कर दिया, इसके लिए डिवाइड किया। नाउ मैं क्या बोल रहा हूं, वी नो, सब मालूम है, चल रहे, वी नो, क्या मालूम है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। किसी को कुछ प्रॉब्लम? सर ये क्यों कर दिया, ये देखना, एन साइन थीटा प्लस एफ एस च्या जागे काय लिहिणार, म्यू एस एन कॉस थीटा, खालती पण तशी सेटिंग लावूया, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेअर अपॉन, कोणाला काय प्रॉब्लेम? सर हे आपण का लिहिलं, व्हेरी गुड, हे आपण ब्लू वाला का लिहिलं, कारण की एन आणि एन काय येणार, कॉमन, घे मग कॉमन, एन बाहेर, वाचलं काय, साइन थीटा प्लस म्यू एस आहे, म्यू एस कॉस थीटा द होल डिवाइड बाय एन, देयर वॉज अ रीजन अपन ने ये क्यू लिया, क्यों, क्योंकि एन एन को क्या करना था, कॅन्सल, एन एन ला काय करायचं होतं, कॅन्सल। आता जे वाचणार ते परत वाचून दे, काय वाचताय, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। नाउ dividing numerator and denominator on left hand side by cos theta, सर्वात इम्पॉर्टंट स्टेप जो कुठेच नाही दिसणार तुम्हाला, सर्वात इम्पॉर्टंट स्टेप जो कुठेच नाही दिसणार तुम्हाला, कोण सांगणार पण नाही। डिवाइडिंग क्या किया अपन ने, डिवाइड किया, अरे क्या किया अपन ने, डिवाइड किया है, किसको, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, किधर के, लेफ्ट हैंड साइड से, किससे, कॉस थीटा, ठोको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कट, बचा क्या, अपॉन कॉस थीटा कट, बचा क्या, 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, तो इधर क्या आएगा, म्यू एस tan थीटा इज इक्वल टू, ये भी व्हीकल है, इधर भी क्या चाहिए, चल स्पीड को रख आजू में, बाकी सबको फेंक बाजू, ध्यान दे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू
आर जी ब्रॅकेट मध्ये tan theta प्लस म्यू एस अपॉन व्हेरी गुड. तर आपल्याला व्ही स्क्वेअर पाहिजे का? काय पाहिजे? व्ही. तर व्ही इज इक्वल टू सरसकट अंडर रूट आर जी tan theta plus mu s upon 1 minus mu s, and here we complete the derivation. बहुत तगड़ा, बहुत लंबा, बहुत चौड़ा डेफिनेशन था. इकडे ही जी स्टेप आहे ना ती खूप लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ब्लू वाली काय केलं? डिवायडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय कॉस थीटा. तर ज्यांना पाहिजे त्यांना अजून एक स्टेप ऍड करू शकतो. साइन थीटाच्या खालती काय लिहा? कॉस थीटा. पण थोडं डायरेक्ट केलं मी. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. इकडे काय येणार? टॅन थीटा. म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा. कॉस थीटा कट, वाचलं काय? म्यू एस. कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कट कट, वाचलं काय? 1 मायनस चा मायनस. म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन अपॉन कॉस टॅन. व्ही स्क्वेअर पाहिजे तर आरजी डिवाइड आहे तिकडे जाऊन आरजी इंटू हा रेशिओ. आरजी इंटू हा रेशिओ स्क्वेअर आहे. या साईडला आल्यावर स्क्वेअर रूट. ते समजलं काय? क्लिअर आहे? कोणाला काय प्रॉब्लेम?